शहर से दूर वीराने में छिपा एक पुराना अस्पताल। लोग कहते हैं वहां रात के सन्नाटे में चीखें गूंजती हैं, और जो एक बार अंदर गया वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। मैंने इन कहानियों को चुनौती दी, लेकिन उस रात जो मैंने महसूस किया वो मेरे सबसे भयानक सपने से भी परे था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आपकी राय हमें ज़रूर दें। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम आदित्य है और मैं एक पत्रकार हूँ। मेरी नौकरी का सबसे रोमांचक हिस्सा यही है कि उन जगहों पर जाना जहाँ जाने से लोग हमेशा डरते हैं। ये बात एक पुराने अस्पताल से जुड़ी है जिसे लोग एक भूतिया अस्पताल के नाम से जानते हैं। मुझे भी शुरू में ये बस एक अफवाह लगी थी, लेकिन जब मैंने उस जगह पर कदम रखा तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ चीज़ें हमारी समझ से बाहर होती हैं। उस दिन की शुरुआत बेहद सामान्य थी। मैं अपने ऑफिस में बैठकर चाय पीते हुए अगले आर्टिकल के लिए विषय ढूंढ रहा था। तभी मेरी नज़र अखबार की एक छोटी सी खबर पर पड़ी। खबर में लिखा था, पुराना सिविल अस्पताल, खौफ की कहानियां या महज अफवाह। मेरी जिज्ञासा तुरंत बढ़ गई। मैंने अपने सहकर्मी से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि यह अस्पताल शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में स्थित है। तो मैंने तय कर लिया कि मुझे खुद वहां जाकर सच्चाई पता करनी चाहिए। अगले ही दिन मैंने अस्पताल के बारे में और जानकारी जुटाई। इसी दौरान किसी ने मुझे रामलाल के बारे में बताया। वो बूढ़ा चौकीदार जो अस्पताल बंद होने से पहले वहीं पर काम करता था और अब वहीं पास के एक झोपड़े में रहता है। तो शाम को मैं रामलाल से मिलने उसके झोपड़े में चला गया। वो बहुत कमज़ोर और झुर्रियों वाला आदमी था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर झलक रहा था। मैंने उसे बातचीत के लिए राज़ी किया। पहले तो उसने मुझे वहां जाने से मना कर दिया, लेकिन मेरी जिद के आगे उसे हार मान ली। उसने कहा, बेटा, उस अस्पताल में कभी मत जाना। वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों की समझ से बाहर है। रात के वक्त वहां से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। मैंने खुद सुना है, मरीजों के रोने की आवाज़ें, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। और कभी कभी तो लगता है कि कोई मेरे झोपड़े से के पास से गुजरता है। तो मैंने उनसे पूछा, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या वहां कुछ हुआ था? तो रामलाल ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोला, कई साल पहले उस अस्पताल में एक डॉक्टर सतीश थे। लोग कहते हैं कि वो इंसान नहीं, शैतान थे। उन्होंने कई मरीजों पर खतरनाक प्रयोग किए और एक रात पूरा स्टाफ और मरीज रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। उसके बाद से ही अस्पताल बंद कर दिया गया। तब से वहां जो भी गया या तो वो कभी वापस नहीं आया या फिर पागल हो गया। ये सब सुनकर मेरी रुचि और बढ़ गई। मैंने ठान लिया कि इस जगह की सच्चाई मैं खुद देखूंगा। मैंने रामलाल को धन्यवाद दिया और वापस लौट आया। मैंने अपने एक दोस्त और सहकर्मी रवि को इस बारे में बताया। रवि ने हमेशा मेरे साथ ऐसी जगह पर जाने का जोखिम उठाया था, लेकिन इस बार उसकी प्रतिक्रिया अलग थी। उसने कहा, आदित्य, मैंने उस अस्पताल के बारे में बहुत सुना है। मुझे नहीं लगता कि वहां पर जाना ठीक रहेगा। तू अपने करियर के लिए कई जोखिम उठाता है, लेकिन ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। मैंने उसकी बात को हल्के में लिया और कहा, रवि, ये बस एक और डरावनी कहानी है। अगर मैं वहां जाकर सच्चाई लाऊंगा तो ये स्टोरी धमाल मचा देगी। मैं अकेला जा सकता हूं, तो बस बाहर गाड़ी में मेरा इंतजार करना। रवि ने एक भारी मन से मेरी बात मान ली, लेकिन उसने मुझे बार बार चेताया कि अगर कोई भी अजीब बात हो तो तुरंत वापस लौट आना। तो मैंने कैमरा, टॉर्च और एक बैकअप बैटरी पैक तैयार किया। हमने रात में निकलने का फैसला किया, क्योंकि मुझे पता था कि इस कहानी की सच्चाई रात के अंधेरे में ही सामने आ सकती है। रात के करीब 10 बजे हम उस अस्पताल की ओर निकले। सड़कों पर घना अंधेरा था और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। हमारी गाड़ी सुनसान रास्तों से गुजर रही थी। ठंडी हवा कार की खिड़कियों से टकरा रही थी और हर ओर सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे जैसे हम अस्पताल के पास पहुंचे,
रास्ता और डरावना होता गया। रास्ते में रवि ने कहा, आदित्य, मैं तुझे आखिरी बार मना कर रहा हूं, ये जगह सही नहीं लग रही, चल वापस चलते हैं। मगर मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। रवि, डरने की कोई बात नहीं है, ये बस एक खाली इमारत है, मैं जल्दी लौट आऊंगा, मैंने कहा। हम अस्पताल के पास पहुंचे और गाड़ी रोक दी। वो एक पुरानी टूटी फूटी इमारत थी जो घने पेड़ों के बीच खड़ी थी, जिसकी खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे और दरवाजे जंग लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई सालों से वीरान हो। रवि ने कहा, मैं यही कार में तेरा इंतजार करूंगा, तू ज्यादा अंदर मत जाना। मैंने उससे वादा किया और अपना बैग उठाकर टॉर्च चलाते हुए अस्पताल की तरफ बढ़ गया। पर जैसे ही मैंने अस्पताल के मेन दरवाजे को धक्का दिया, वो धीरे धीरे चरमराने की आवाज के साथ खुला। अंदर घना अंधेरा था। मैंने अपनी टॉर्च चालू की और चारों ओर देखा। जगह जगह जाले लटके हुए थे और फर्श भी टूटी हुई शीशियां और कागज बिखरे हुए थे। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी। मैंने सोचा, ये तो बिल्कुल फिल्मी लग रहा है, क्या सच में ये कुछ अजीब है? लेकिन जैसे ही मैंने पहला कदम अंदर रखा तो मैंने नीचे देखा तो नीचे एक पुरानी फाइल पड़ी हुई थी। मैंने फाइल को उठाया तो इसमें अस्पताल की पुरानी रिपोर्ट्स थी, मरीजों का नाम, इलाज की तारीखें और कुछ हस्ताक्षर। इनमें से कई पन्नों पर खून के धब्बे भी लगे हुए थे। ये देखकर मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी घुमाते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। दीवारों पर दवाइयों के पोस्टर लगे हुए थे जो अब जर्जर हो चुके थे। हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। टॉर्च की रोशनी जैसे ही सामने पड़ी, मुझे एक दरवाज़ा नजर आया। उस पर लिखा था ऑपरेशन थिएटर। तो मैंने मन में सोचा, यहाँ ज़रूर कुछ दिलचस्प मिलेगा। मैं उस दरवाजे के पास पहुंचा और जैसे ही उसे धक्का दिया, एक ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया। अंदर का नज़ारा बेहद डरावना था। खून से सने औजार और एक टूटी हुई ऑपरेशन टेबल वहीं पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहीं ठहर गया हो। तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तो मैंने इसे मन का भ्रम मानकर अपनी जांच जारी रखी। मैं खुद को समझा रहा था कि यह सब मेरी कल्पना का परिणाम है। मैं टॉर्च की रोशनी से दीवारों को घूरता हुआ एक पुराने कमरे की ओर बढ़ा, पर वहां का माहौल बाकी हिस्सों से भी ज्यादा डरावना था। पर जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा दिखाई दिया, यहां मत आना। उन शब्दों की चमक ऐसी थी जैसे किसी ने अभी अभी लाल पेंट से लिखा हो, लेकिन ये पेंट नहीं था। मुझे ये खून जैसा लगा। मेरी रीढ़ की हड्डी सिरन तोड़ गई। मैं कुछ पल के लिए वहां खड़ा रहा, उन शब्दों को घूरता रहा। ये कौन लिख सकता है और क्यों? मेरे मन में सवाल उठने लगे। ऐसा लगा जैसे ये एक चेतावनी हो। मैं मन ही मन खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे हाथों में पकड़ी टॉर्च हल्के हल्के कांप रही थी। ये सब मुझे नहीं रोक सकता, मैंने खुद से कहा और कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, मेरे कानों में धीमी सी आहट सुनाई दी। ये कदमों की आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने तुरंत टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सन्नाटा फिर से घना हो गया। मेरी घबराहट अब और बढ़ने लगी थी, लेकिन मैंने खुद को समझाया, ये पुरानी इमारत है, शायद हवा के कारण आवाज आई हो। डरने की कोई बात नहीं। मैं खुद को समझा तो रहा था, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मैंने फिर टॉर्च के सहारे आगे का रास्ता तय किया। अस्पताल के सबसे पिछले हिस्से में एक बड़ा ऑपरेशन थिएटर था, जो शायद कभी अस्पताल का सबसे जरूरी हिस्सा रहा होगा। ये वो जगह थी जहां मरीजों के जीवन और मृत्यु का फैसला होता है। जैसे मैं वहां पहुंचा, उसके दरवाजे पर लिखा दिखा, यहाँ केवल डॉक्टरों की अनुमति है। दरवाजा पूरी तरह से जंग खा चुका था, लेकिन ये अब भी बंद था। मैंने धीरे से धक्का दिया। दरवाजा चरमराने की आवाज के साथ खुल गया। मुझे ऐसा लगा जैसे
कमरे का माहौल बाकी हिस्सों से और भी ज्यादा ठंडा हो। मेरी सांसें जमने लगी। कमरे में कदम रखते ही मेरे पैरों के नीचे कुछ कुचला। मैंने नीचे देखा तो टूटी हुई शीशियां और खून से सने कपड़े बिखरे हुए थे। ऑपरेशन थिएटर की दीवारों पर जगह जगह खून के छींटे पड़े थे। वहां एक टूटी हुई ऑपरेशन टेबल पड़ी थी और उसके पास कुछ औजार रखे थे, नस्तर, कैंची और कुछ अन्य भी, जो खून से सने हुए थे। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरी सांसों की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। तभी मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने धीमे से मुझे पुकारा हो, सुनो कहकर। ये आवाज इतनी धीमी और भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने खुद से कहा, ये मेरा वहम है, ये सब मेरी कल्पना है। लेकिन मेरे दिल की धड़कन मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी। मैंने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए कैमरा चालू किया। मुझे लगा कि अगर यहाँ कुछ भी हो तो ये कैमरे में कैद हो जाएगा। मैंने कैमरे को ऑपरेशन थिएटर के हर कोने में घुमाया। मैंने हर चीज को रिकॉर्ड करना शुरू किया। वहां का हर दृश्य मुझे और भी डरावना लग रहा था। औजारों पर लगे खून के धब्बे, दीवारों पर पुराने पोस्टर और कमरे में फैली एक रहस्यमयी गंध। पर जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, अचानक मेरे कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। यह ऐसा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति कैमरे को बाधित कर रही हो। मैं घबराया और कैमरे को चेक करने लगा। स्क्रीन पर अचानक एक अजीब सी छवि दिखाई दी, एक धुंधली आकृति जो ऑपरेशन टेबल के पास खड़ी थी। ये क्या है? मैंने कैमरे की रोशनी उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने सोचा कि यह कैमरे की खराबी हो सकती है, लेकिन जैसे ही मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था, कैमरा अचानक बंद हो गया। ये कैसे हो सकता है? बैटरी तो पूरी थी, मैंने खुद से कहा। मैं बैकअप बैटरी निकालने लगा, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। अब मुझे साफ साफ महसूस होने लगा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। ऑपरेशन थिएटर की ठंडी सीरन भरी हवा मेरे इर्द गिर्द मंडरा रही थी, और अब यह डर सिर्फ मेरे मन का भ्रम नहीं लग रहा था। जैसे ही मैंने कैमरे को चालू करने की कोशिश की, वो बंद ही नहीं हुआ, बल्कि उसकी स्क्रीन भी पूरी तरह काली हो गई। मैं हड़बड़ाकर बैटरी चेक करने लगा, लेकिन सब कुछ सही था, फिर भी कैमरा चालू नहीं हुआ। उसी वक्त एक अजीब और गूंजती आवाज कमरे में फैलने लगी। ये आवाज दरवाजे की थी, जो अपने आप धीरे धीरे बंद हो रहा था। दरवाजा चरमराते हुए बंद हुआ और फिर जोर से धमाके की आवाज के साथ जाम हो गया। मैंने दौड़कर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। कमरे में अब घबराकर बढ़ने वाला सन्नाटा था। मुझे अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और धीरे धीरे दीवारों की तरफ टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी अजीब नहीं दिखा। मैंने कुछ देर दरवाजे को जोर से धक्का दिया। आखिरकार एक झटके में वह खुल गया। मैं तेजी से बाहर की तरफ भागा। जब मैं हॉल में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवारें जो पहले बिल्कुल साफ थी, अब खून के निशानों से सजी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ताजा खून से अपने हाथों के निशान उन पर छोड़े हों। इन निशानों की आकृतियां अजीब और डरावनी थी, और सबसे खौफनाक बात यह थी कि ये निशान धीरे धीरे फैल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बढ़ा रही हो। मुझे लगा जैसे मेरी टॉर्च की रोशनी भी इन दीवारों पर पड़ते ही फीकी पड़ रही थी। मेरे शरीर में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैंने खुद को समझाया कि यहाँ से निकलने के लिए मुझे अपना दिमाग ठंडा रखना होगा, लेकिन मेरी जिज्ञासा ने मुझे वहां से भागने को नहीं दिया। मैं जानना चाहता था कि आखिर इस अस्पताल के साथ ऐसा क्या हुआ था जो इसे लोगों ने छोड़ दिया। मैं एक पुराने रिसेप्शन डेस्क की ओर बढ़ा, जहां धूल और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। वहां एक टूटी हुई अलमारी पड़ी थी, जिसमें कुछ फाइलें बिखरी हुई थी। मैंने झिझकते हुए उनमें से एक फाइल उठाई। फाइल पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। मैंने उसे साफ किया
और उस पर लिखा नाम पढ़ा, डॉक्टर सतीश वर्मा। ये वही नाम था जो मैंने इस अस्पताल के बारे में सुनी कहानियों में सुना था। ये डॉक्टर अस्पताल का मुख्य सर्जन और मालिक था। फाइल खोलते ही मुझे उसमें कई पुराने दस्तावेज मिले। ये मरीजों के रिकॉर्ड थे, लेकिन उनमें से कुछ कागजों पर लिखी बातें असामान्य थी। वहां लिखा था कि डॉक्टर सतीश कुछ अजीबोगरीब प्रयोग कर रहे थे। उनके नाम के नीचे कुछ मरीजों की मौत का रिकॉर्ड था, जिसकी वजह कुछ अनजान परिस्थितियां बताई गई थी। पर फाइल के आखिरी पन्ने पर एक नोट था जो डॉक्टर सतीश ने खुद लिखा था। उसमें लिखा था, मुझे यकीन है कि यह प्रयोग मानवता को नई दिशा देगा। भले ही इसके लिए कुछ कुर्बानियां देनी पड़े, लेकिन यहाँ कुछ गलत हो रहा है। जो मरीज मर रहे हैं, उनकी आत्मा इस जगह को छोड़ने से इनकार कर रही है। मुझे उनको दर्द और गुस्से का एहसास होता है। शायद मैंने अपने काम में कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ने की कोशिश की। अगर यह फाइल किसी के हाथ लगे तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये नोट पढ़ते ही मेरे दिमाग में अजीब सी घबराहट छा गई। मेरी समझ में नहीं आ गया कि इस अस्पताल का रहस्य और यहाँ की डरावनी घटनाएं क्यों हो रही है। अब मैं समझ चुका था। डॉक्टर सतीश ने अपने प्रयोग के लिए मरीजों की जान ली थी और अब वे आत्माएं यहाँ फंसी हुई हैं और इसी कारण से ये जगह अब भूतिया बन चुकी है। फाइल को पढ़ने के बाद मेरे शरीर में अजीब सी झुंझुनी हो रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने फाइल को वापस उसी जगह रखने के लिए झुका, लेकिन जैसे ही मैंने फाइल रखी, मेरे शरीर ने अचानक ठंड महसूस की, मानो किसी ने मेरी गर्दन के पास सांस ली हो। मेरे कानों में एक बहुत धीमी और गहरी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने फाइल को छोड़कर धीरे धीरे पीछे मुड़ने का फैसला किया और जब मैंने पलट कर देखा तो मेरे सामने एक काली परछाई थी। ये परछाई बिल्कुल साफ तो नहीं थी, बस एक धुंधली आकृति। वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ वो और स्पष्ट हो रही थी। मैंने उसकी आंखों की जगह दो जलते हुए लाल बिंदु देखे। वो परछाई स्थिर नहीं थी, उसकी आकृति बार बार बदल रही थी। मेरे पैरों ने जमे जैसे काम करना बंद कर दिया। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। मेरे कानों में अब तेज चीखें और खड़खड़ाने की आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अस्पताल के हर कोने से कोई मेरे पास आने की कोशिश कर रहा हो। मुझे नहीं पता कहां से, लेकिन अचानक मेरे अंदर दौड़ने की ताकत आ गई। मैंने जोर से चीखा और अपनी पूरी ताकत लगाकर भागना शुरू किया। टॉर्च अब भी मेरे हाथों में ही था, लेकिन मेरी उंगलियां इतनी जकड़ी हुई थी कि मैं उससे चालू भी नहीं कर पा रहा था। मैंने गलियारे के उस ओर भागना शुरू किया जहां से मैं आया था। अस्पताल के हर कोने से मुझे अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। कोई करा रहा था तो कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये इमारत अब जिंदा हो चुकी है। दीवारों पर से खून के निशान पड़ते जा रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें अभी अभी बनाया हो। मैंने जब मुड़कर देखा तो वो परछाई अब भी मेरे पीछे थी। वो हवा में जैसे तैर रही थी और धीरे धीरे मेरी ओर पड़ रही थी। मैं पूरी ताकत से मेन दरवाजे की ओर भागा। जैसे ही मैं हॉल के पास पहुंचा, मैंने देखा कि गेट के पास रामलाल चौकीदार खड़ा था। वो वही बूढ़ा आदमी था जिसने मुझे पहले भी अस्पताल के बारे में चेतावनी दी थी। उसकी आंखें अजीब तरीके से बड़ी हो चुकी थी और चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। वो मुझे देखकर जोर से चिल्लाया, मैंने तुम्हें रोका था लेकिन तुम नहीं माने। अब यहां से भागो वरना तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। मैंने उसकी आवाज सुनी और बिना कुछ सोचे समझे गेट की ओर दौड़ा। मेरे पीछे परछाई अब भी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पकड़ने ही वाली है। गेट के पास पहुंचते ही मैंने रामलाल को देखा, जो एक और खड़ा होकर गेट खोल रहा था। जल्दी भागो, उसने कहा। गेट के बाहर का माहौल बिल्कुल ही अलग था। वहां की हवा गर्म और शांत लग रही थी, जैसे सब कुछ सामान्य हो। मैं तेजी से भागता हुआ बाहर आया और रवि की कार तक पहुंचा। रवि कार के अंदर बैठा हुआ था और मुझे देखकर उसके चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। क्या हुआ, तो ठीक है? उसने पूछा।
लेकिन मेरे पास उसे जवाब देने की ताकत नहीं थी। मैं चुपचाप करके कार में बैठ गया। मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि मैं मुश्किल से बोल पा रहा था। रवि ने बिना कुछ पूछे कार स्टार्ट की और वहां से चल पड़ा। रवि ने कुछ देर बाद पूछा, आदित्य, तुझे अंदर क्या मिला? मैंने कुछ देर तक चुप रहने के बाद धीरे धीरे उसे सब कुछ बताया। वो फाइल, खून के निशान और वो परछाई और डॉक्टर का नोट। लेकिन मैंने उसे रामलाल के बारे में कुछ नहीं कहा। रवि ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुझे मना किया था। इस अस्पताल का नाम ही लोग डर से नहीं लेते। पता नहीं तुझे क्या सूझी कि तू वहां चला गया। मैंने सिर झुकाया और धीरे से कहा, शायद मैं सच्चाई जानने के लिए कुछ ज्यादा ही बेचैन था। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां इंसानों का कदम रखना ठीक नहीं। और अगली सुबह जब मैंने अपना कैमरा चेक किया तो मुझे दिखा कि उसमें कोई फुटेज ही नहीं थी। सब कुछ डिलीट हो चुका था, सिवाय एक तस्वीर के। उस ऑपरेशन थिएटर में खींची गई एक तस्वीर में मैंने पीछे एक परछाई को खड़ा देखा। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी सांसें तेज हो जाती हैं। मुझे यकीन हो गया है कि कुछ जगह ऐसी होती है जहां हमारा हस्तक्षेप करना सही नहीं होता। उस भूतिया अस्पताल का रहस्य मेरे जीवन का वो अनुभव है जिसे मैं कभी भुला नहीं सकता। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।